अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जुम्मे का दिन है 26 जनवरी। कुछ डेवलपमेंट्स थी नई पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, उस पर बात करनी थी। एक तो कल हफ्ते वाले दिन मुस्लिम लीग नून अपना इंतखाबी मंशूर, जिसका बहुत देर से इंतज़ार किया जा रहा था, वो अनाउंस करने जा रहे हैं। उस पर बात करेंगे। फिर इस पर बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर के जो तलबा से खिताब, और उससे पहले DGI के पाकिस्तान के तलबा के गिने चुने तलबा के साथ खिताब का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा और क्या इसने रुकना भी है या नहीं, और ये शुरू करने की ज़रूरत क्या थी। फिर आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मफरूर PTI के लोग थे या रूपोश लोग थे, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी, तो उसके असरात क्या होंगे, कौन कौन से हलके में कौन मुश्किल में है, मरीम नवाज़ के लिए क्या नई मुश्किल बन गई है, और इमरान खान के हलकों में क्या हो रहा है। फिर आपसे बात करेंगे, एक अलदित्ता साइकिल वाला को जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आज से 40-50 साल पहले वादा किया था टिकट देने का। पता नहीं अल्लाह दित्ता साइकिल वाले को जुल्फ़िकार अली भुट्टो टिकट दे सके या नहीं। अब वो टिकट भुट्टो की जगह इमरान खान ने किसको दिया, इस पे बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि अपना आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि इमरान खान ने हॉस्पिटल नहीं बनाए, और उन्हें कुछ शिकायत थी कि हॉस्पिटल और तालीमी इदारे बनाने चाहिए थे। उस पर कुछ अदाद शुमार आपसे डिस्कस करने हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और फिर वही एक ख्वाहिश आपसे, एक उम्मीद, एक तवक्को कि आप लोगों के ही इसरार पे, क्योंकि मैं तो ई आवाज़ टेलीविज़न पे बड़े अरसे से कर रहा था प्रोग्राम उनके साथ, और वहाँ आप लोग पसंद भी करते थे ई आवाज़ टेलीविज़न पे। अब भी आप गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब पे मेरा नाम फ़याज़ वलाना सर्च करें तो आपको मेरी सारी वो वीडियोस मिल जाती हैं। और फ़याज़ वलाना ऑफिशियल ढूंढने में आपको भी मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन मैं अपने दोस्तों से और बाकियों से भी कहता हूँ कि मेरा लिंक फ़याज़ वलाना ऑफिशियल का जहाँ आपको मिले, आप जहाँ चाहें आप उसे कमेंट सेक्शन में, किसी भी ग्रुप में, कहीं भी कॉपी करते जाएं, और जो लोग पूछें उन्हें बता दिया करें। क्योंकि मैं सब लोगों के कमेंट्स नहीं दे सकता, सब लोगों को रिस्पांस नहीं कर सकता जो ये आवाज़ टेलीविज़न पे मोहब्बत करते हैं और मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं। लेकिन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि आप अगर समझते हैं कि मैं आपकी बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, और मेरी बात में कुछ खुलूस है, इखलास है, क्योंकि मैं ऑलवेज़ यही आपको बताता रहता हूँ कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जर्नलिज्म में ये है कि जर्नलिस्ट मस्ट रिमेन लॉयल टू इट्स सिटीजन्स। अगर मैं आम शहरियों से, आप लोगों से मुखलिस हूँ, मेरी बात आपके लिए होती है। अगर मैंने किसी मुस्लिम लीग, किसी पीपल्स पार्टी, किसी PTI, किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ, सिर्फ आपका ठेका लिया हुआ है, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ है कि इस चैनल को अपना समझें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास से बात करें, उन्हें कहें कि शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आ जाएं, जुड़ जाएं इसमें। बिलीव मी, यहाँ सिर्फ आपकी बात होगी, अवाम की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, अहले पाकिस्तान की बात होगी, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किस सैनिक से देखते हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कि कल इंतखाबी मंशूर का ऐलान करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले। उस इंतखाबी मंशूर में क्या होगा, जो चीज़ें अब तक सामने आई हैं उसके मुताबिक तो इंतखाबी मंशूर में मुआशी और तालीमी इस्लाहात का एक लंबा चौड़ा एजेंडा बताएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। प्रोफेसर इरफान सिद्दीकी जो सैयद कॉलेज रावलपिंडी में उर्दू के प्रोफेसर थे, मैंने भी वहाँ से पढ़ा, 7 वाली सेक्शन में वो पढ़ाते थे। मैं नहीं पढ़ सका, लेकिन वो मोहब्बत करते हैं, एहतराम से जब भी मैं मिलता हूँ उन्हें शफ़क़त से पेश आते हैं। वो इसके इंचार्ज थे मंशूर कमेटी के। प्रोफेसर साहब हैं, आपको पता है, राइटर भी हैं, कॉलमिस्ट में हैं, जंग में बड़ा सा लिखते रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने कलाबे तो काफ़ी मिलाए होंगे। लेकिन मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंतखाबी इस्लाहात में क्या आ रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले ये अनाउंस करने जा रहे हैं अपने इंतखाबी मंशूर में, जो इसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इमरान खान की पार्टी तो चलें, वो तो अताब का शिकार है, आपको तो ऐसा कोई मसला नहीं था। आपको तो ये कम अज़ कम 1 महीना पहले अपना इंतखाबी मंशूर बता देना चाहिए था, जिस तरह 2 हफ्ते पहले बिलावल भुट्टो ने अपना बता दिया, आपको भी बता देना चाहिए था। लेकिन शायद वजह होगी लेट आने की, मियाँ साहब शायद घबराए हुए थे, उनकी टांगें कांप रही थी, कुछ मसला था। वो कह रहे हैं जी हम 4 से 5 नए डिजिटल सिटी बनाएंगे, जिस तरह इंडिया ने बेंगलोर सिटी बनाया है, IT इंडस्ट्री का हब बनाया है, हम इसी तरह पाकिस्तान में 3 से 4 डिजिटल सिटी बनाएंगे। ज़ाहिर आपके उनके पास उमर सैफ साहब हैं, जो पंजाब IT बोर्ड के पहले सरबराह रहे हैं, इन दिनों एडवाइज़र थे, और मियाँ साहब के एडवाइज़र तो हैं ही हैं, वो मुस्तकिल मुस्लिम लीग नून के साथ उनका ज़हन मिलता है, तो वो एक बड़ी चीज़ उसमें ये होगी। फिर इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि हम सियासी मुफाहमत और मुशावरत पर यकीन रखते हैं, और इसी के ज़रिए हम गवर्नमेंट में आए तो हम उसी तरह चलाएँगे, और वैसे भी हम ओवरऑल सियासी मुफाहमत और मुशावरत के फार्मूले पर अमल पैरा रहेंगे, और इंतकाम नहीं लेंगे। अब इंतकाम नहीं लेंगे, अगर आपके इंतखाबी जलसों में जो आपकी तकरीरें हैं और जो आपके अब तक के ख्यालात हैं, उससे तो लगता है आप इंतकाम लेना चाहते हैं। और जो कुछ अब तक हो रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़, ज़रा आपके सियासी मुखालिफ तो इमरान खान ही हैं, तो उनके साथ जो हो रहा है, क्या उसके बारे में आपने एक लफ्ज़ भी अदा किया? बिलावल भुट्टो तो फिर कभी कभी PTI के लोगों के वोट हथियाने के लिए PTI के हक़ में एक आध फिक्रा छोड़ देते हैं। हालांकि अगर वो ये चाहते तो जब वो पिछले PDM की गवर्नमेंट में 16 साल वज़ीर ख़ारजा थे, 16 महीने वज़ीर ख़ारजा रहे,
इस दौरान वो अगर चाहते तो वो कैबिनेट में कम अज़ कम शहबाज शरीफ साहब को ये कह सकते थे कि प्लीज़ ये ख़वातीन की जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है कम अज़ कम ये रोक दें। आप तो वुमेन राइट्स के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, जमहूरी हकूक़ के हवाले से आप तो बड़े चैम्पियन थे पीपल्स पार्टी वाले, तो फिर आपने क्यों नहीं बात की? बिलावल भुट्टो साहब की ये जो है गलतफहमी है, वो किसी कुछ फहमी का शिकार हैं कि वो इस तरह 2-3 जलसों में अगर पीटीआई के वर्कर्स के हक़ में या पीटीआई के हक़ में कोई 2-4 फ़िक्रे दे देंगे तो शायद उन्हें वोट मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, लोग बहुत सियाने हो चुके हैं। इस इंतखाबी मंशूर में जनाब वो आइन व कानून में इस्लाहात का कहते हैं कि हम स्टेक होल्डर्स के साथ की मुशावरत से आइन और कानून में इस्लाहात करेंगे। अब यहाँ मियाँ साहब से पूछे, ज़ाहिर ऑब्वियसली जब वो अनाउंस करेंगे तो उनसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे कि स्टेक होल्डर्स का आप नाम बता देते, आपका ख्याल शायद पिंडी वालों की तरफ है, तो पिंडी वालों से पूछ के आप कानून साजी और सारा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कब पिंडी वालों से पूछे बगैर कोई कानून साजी की है और आइन में इस्लाहात की हैं? और शायद अगर नहीं की तो वो भी इस वजह से कि वहाँ से आपको रोका जाता रहा। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी इमरान खान के बारे में हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि उन्होंने तालीमी इदारे और हॉस्पिटल नहीं बनाए, उन्हें हॉस्पिटल बनाना चाहिए थे। हजूर, हॉस्पिटल का जहाँ तक बात है, इमरान खान की तो पहचान ही हॉस्पिटल है, आपको ये इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए था। और मैं शेयर कर देता हूँ अपने व्यूअर्स के साथ कि इमरान खान ने सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, कराची और पेशावर में नहीं बनाए, बल्कि इमरान खान ने काबुल में भी अफ़गानिस्तान के अवाम को भी एक कैंसर हॉस्पिटल का तोहफ़ा देने का फैसला कर लिया था, अनाउंस भी कर लिया था और उससे फिर रोका गया था। कौन से क्वार्टर से रोका गया था वो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से क्वार्टर्स हैं जो अफ़गानिस्तान, भारत, ईरान, चाइना, अमेरिका और जितनी भी बैरूनी दुनिया से हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से ताल्लुकात हों या पब्लिक के साथ ताल्लुकात हों, उनके साथ अगर बढ़ के आप कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो गुड जेस्चर का कदम ही हो, चाहे वो रिफाई खैराती इदारा ही क्यों ना हो, एक हॉस्पिटल ही क्यों ना हो, वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल काबुल ही क्यों ना हो, वहाँ से अप्रूवल चाहिए होती है और वहाँ से शायद अप्रूवल नहीं हुई थी, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के अवाम को तोहफ़ा पाकिस्तानी की तरफ से और इमरान खान की तरफ से देने को भी वो शायद किसी और ऐनक से देखते थे, इसलिए वो कैंसर हॉस्पिटल काबुल का मामला रुक गया। वरना इमरान खान तो हॉस्पिटल्स का सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर निकल के भी वो खैराती इदारे बनाना चाहता था, लेकिन एनी हो, वो एक अच्छा शहरी है, उसने आपकी बात मान ली और वो रुक गया। अब बात करते हैं तालीमी इदारों की। तालीमी इदारे, क्योंकि इमरान खान जो काम कर रहा था वो स्ट्रैटेजिक कर रहा था। स्ट्रैटेजिक इस तरह कर रहा था कि उसने 21 हॉस्पिटल बनाए पंजाब में और 21 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। उन 21 यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन सी थी? उसने सिर्फ लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और सियालकोट, ये बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि उसने स्ट्रैटेजी ये अपनाई। मियांवाली में उसने बनाई यूनिवर्सिटी, उसने चकवाल में बनाई, उसने बखर में बनाई, उसने हाफजाबाद, मरी, ननकाना साहब, लिया, डेरा गाजी खान और इन शहरों में उसने यूनिवर्सिटीज़ बनाई। और फिर उसके एक और उसके प्लान में अटक, टोबा टेक सिंह, राजनपुर, पाकपतन, तौसा और कमालिया में भी यूनिवर्सिटीज़ उसने बनानी थी। ये उसने देखा कि ये जो दूर दराज हमारे एरियाज़ हैं, अब ये स्ट्रैटेजी वेस्टर्न वर्ल्ड की होती है। यहाँ अमेरिका, कनाडा में, फॉर एग्जांपल मैं कनाडा की आपको एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ इनका जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी है, जो इनका टैक्स डिपार्टमेंट है, जो FBR है पाकिस्तान का, यहाँ भी इसी तरह एक टैक्स डिपार्टमेंट है, उसका हेड ऑफिस इन्होंने सडबरी में बनाया हुआ है, जहाँ आम लोग जाके रहने से घबराते हैं। एक टैक्स सेंटर इनका सडबरी में है और एक वेस्ट साइड पे है, और वो दूर दराज इलाकों में है। वो मेन बड़े शहरों में, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर या किसी कैलगरी, किसी बड़े शहर में नहीं बनाया, उन्होंने छोटे शहरों में बनाए हैं। इसलिए कि एक तो बड़े शहरों से आबादी का प्रेशर कम होगा, दूसरे जो छोटे शहरों में जो लोग जाके रहने से घबराते हैं, वहाँ उस टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को तो जाके रहना पड़ेगा। इसी तरह इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई तो बिल्कुल जंगल में बनाई, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई तो वो सुहावा जेलम के उस इलाके में बनाई जहाँ बिल्कुल जंगल है, बियाबान है, जहाँ कोई परिंदे, अपने जानवर चुराने के लिए भी लोग नहीं जाते थे, परिंदे भी नहीं होते थे। इमरान खान ने तौसा, लिया, चकवाल, बखर, ये दूर दराज इलाके में, डेरा गाजी खान, उन इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था, वो एक स्ट्रैटेजी थी कि गरीब इलाके, छोटे इलाके के लोगों को ऊपर लिफ्ट किया जाए और वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएँ। मियाँ साहबान तो लाहौर से बाहर निकले ही नहीं। आज भी अगर वो तारीफ़ करते हैं तो लाहौर की करते हैं कि हमने लाहौर में कमाल कर दिया। हजूर, अगर आप लाहौर में ही आपने कमाल करना था तो फिर आप तो मेयर ऑफ लाहौर से आगे की आपको कुछ देना ही नहीं चाहिए था। आपको सिर्फ मेयर ऑफ लाहौर के आप कैपेबल हैं, आपको सिर्फ लाहौर शहर का मेयर होना चाहिए था। आपको और आपके भाई को ना चीफ मिनिस्टर पंजाब होना चाहिए था, ना प्राइम मिनिस्टर पंजाब पाकिस्तान होना चाहिए था। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में जिस बंदे का कैलिबर मेयर का है एक सिटी का, और वो फ़ख्र भी यही करता है कि मैंने एक सिटी को चमका दिया और एक सिटी बना दिया है, उसको हम पूरा पाकिस्तान दे देते हैं और 3 बार दे देते हैं, और चौथी दफ़ा का अब वो दावेदार है कि चौथी दफ़ा मुझे दोबारा दें तो मैं पता नहीं कौन सा कमाल कर दूंगा। हजूर, जो आपने कमाल करना था वो पहले करते ना। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल विजन था, जो आज आप इंतखाबी मंशूर अनाउंस करने जा रहे हैं हफ्ते वाले दिन, अगर कोई इंतखाबी आपका प्रैक्टिकल विजन था तो वो 3 दफ़ा में ट्रांसलेट हो चुका होता ना।
आपके पास कोई प्रैक्टिकल विजन ही नहीं है जिसमें आप इस कौम को उठा सकें। 3 दफ़ा जो बंदा नहीं इस कौम को, इस मुल्क को इस आगे उठा सका माशी तरक्की के मैदान में, चौथी दफ़ा उसने क्या उठाना है। हाँ, आपके अपने ज़ाती मामला, जब 99 में मुशर्रफ ने आपको सारे मामला आपसे करके आप एग्रीमेंट करके सऊदी अरब चले गए थे और आपने पीछे अपनी सारी जायदादें और फैक्ट्रीज स्टेट को देनी थी, और हमजा यहाँ सिर्फ जो है वो कार्रवाई करने के लिए रुक गए थे कि वो सारे साइन वाइन आपके ख़ानदान के किसी बंदे ने करने थे। तो उस वक्त आपकी इंडस्ट्रीज़ की तादाद 48 थी, और आपके वालिद साहब ने जब यहाँ इंडस्ट्री लगाई थी आज से कोई 40 साल पहले, उस वक्त एक इंडस्ट्री थी इत्तेफाक इंडस्ट्रीज़ आपकी। और जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, आपसे सारे मामला आपसे लिए और आप मुआहदा करके चले गए, तौबा करके कानों को हाथ लगा के गए कि मैं आइंदा पाकिस्तान में सियासत नहीं करूँगा, और इस तरह के मैं जो भी आपने काम किए जो पसंद नहीं थे उस वक्त मुशर्रफ साहब को, पता नहीं वो सही थे या आप सही थे, लेकिन जो भी था आपने एग्रीमेंट तो किया ना, आपने माना कि हाँ मुशर्रफ ठीक है और मैं गलत हूँ और मैं ये लिख के मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। आपने उस वक्त 48 इंडस्ट्रीज़ थी आपकी। हाँ, आपने तरक्की ज़रूर की, और अगर आपकी रफ्तार पे हमें आपकी तरक्की पे खुशी है, लेकिन हमें खुशी होती अगर पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा भी इसी तरह तरक्की करता है जिस तरह आपने की थी। हर दूसरे बंदे की, हर एक फैक्ट्री ऑनर की 48 फैक्ट्रीज अगर इतने अरसे में बनती तो हम मान जाते। और इत्तेफाक इंडस्ट्री के साथ एक इत्तेहाद इंडस्ट्रीज़ भी थी जो मियां अज़हर साहब की थी, उनकी आज भी एक ही इत्तेहाद इंडस्ट्रीज़ है और वो भी आपके ही रिश्तेदारों में से थे। इत्तेहाद एक ही रही, इत्तेफाक इंडस्ट्रीज़ एक में से 48-49 हो गई। और आज हमाद अज़हर और मियां अज़हर के साथ जो कुछ हो रहा है वो लाहौर के लोग देख रहे हैं। अब लाहौर वाले कैसे भूलें कि कौन क्या कर रहा है, और लाहौर वाले क्यों ना फिर यास्मीन राशिद को और हमाद अज़हर को और बाकी जो PTI के कैंडिडेट्स हैं उनको वोट दें। और अब एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ गया है कि जो लोग मफरूर थे, रुपोश थे, उन्हें अक्सरियत को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। किस किस को इजाज़त मिली है? उनमें परवेज़ इलाही साहब हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, उमर असलम अमान हैं खुशाब से, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, सनम जावेद लाहौर से हैं, मरीम नवाज़ के मुकाबले में NA 119 पे शौकत बसरा, हालांकि उनकी मिसेज जो है उनकी कंपेन चला रही थी। इसी तरह जितने लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये सारे PTI के वो लीडरान हैं जो इलेक्शन जीतने वाले हैं। अब उनको इलेक्शन खुल के लड़ने की इजाज़त मिल गई है तो अब उनकी तो यकीनी है कामयाबी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के जो मेन कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं, मेन फ्रंट रनर हैं, उनमें ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मरीम नवाज़ खुद, ये जितनी मेन उनके लोग हैं जो नुमायाँ थे, जो बढ़ बढ़ के बोलते थे PTI के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, या वैसे उनकी कारकर्दगी अब तक लोगों के सामने आ चुकी है कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मिनिस्टर बनने के बाद इन्होंने क्या किया, या इनकी गवर्नमेंट में जिस कैबिनेट में होते हैं वहाँ घुघू बन के बैठे रहते हैं, जो कुछ होता है वो कहीं से आर्डर आते हैं और ये आगे से स्टैम्प करके चले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी कमर विजय बाजवा के साथ जो है वो उसको हमने पहचानने में गलती हुई। भाई आपने उसे फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ बनाया, दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन भी आपने दी और दूसरी दफ़ा के एक्सटेंशन के गुनाह में इमरान खान भी शामिल हो गए और उनकी पार्टी भी शामिल हो गई। तो हुजूर आप माने कि आपने पहले गलत फैसले किए, हम कैसे तवक्को करेंगे आप दोबारा आएंगे तो आप अच्छे फैसले करेंगे? आपसे नहीं अच्छे फैसले हो पा रहे, इसलिए आपके लोगों को लोग नापसंद कर रहे हैं। जितने मुस्लिम लीग नून के मेन रनर हैं उनमें से अक्सरियत मुश्किल में है, और इमरान खान के जितने मेन लीडर हैं उनमें से अक्सरियत आसानी में है। फॉर एग्जांपल अली शेर अफजल मरवत लकी मरवत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बैरिस्टर गौर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, शामदाना गुलजार जहाँ से लड़ रही हैं, अली मोहम्मद खान जहाँ से लड़ रहे हैं, शहरयार अफरीदी जहाँ से लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अपने हल्के की परवाह नहीं है, दूसरे हल्कों में जाके दूसरे कैंडिडेट्स की कंपेन चला रहे हैं। जहाँ तक कंपेन की बात है तो आपको एक और बताते चलें दिलचस्प बात, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ या एक तारीख का चक्कर है। आज से 40-50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जब एक बहुत वेव थी पूरे पाकिस्तान में, सियासी तौर पर लोगों में था, तो उन्हें पत्तों की वो आए और पत्तों की में उनसे पूछा किसी ने कि आपका कैंडिडेट कौन होगा, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अलादित्ता साइकिल वाला। अब और फिर अलादित्ता साइकिल वाला ने इलेक्शन वहाँ से लड़ा। भुट्टो का कहना ये था कि मेरा एक आम साइकिल वाला मेरा कैंडिडेट होगा। अब यहाँ देखें वही पत्तों की है। 2009-2010 में इमरान खान की ज़ाहिर है उसे जलसे करने के लिए मुश्किल होती थी, बंदे नहीं जुड़ते थे। पत्तों की में एक जलसा हुआ और इमरान खान के ज़रा चंद नौजवान वहाँ उस जलसे में आए, और जो स्टेज सेक्रेटरी था और जो बंदा जलसा वहाँ कर रहा था वो एक स्टूडेंट लीडर था वहाँ का, राना अलमास, एडवोकेट अब वो हो गया, उस वक्त वो कोई हाई स्कूल कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था। तो इमरान खान ने उससे पूछा कि ये जलसा तुमने किसने कराया? तो उन्होंने कहा जी ये राना अलमास ने कराया। उसने कहा कि देखा कि ये तो बच्चा सा है बिल्कुल, आपने कैसे कराया? तो वो राना अलमास खुद बताता है कि मेरे जेब में डायरी थी, मैंने डायरी निकाली और मैंने खोल के इमरान खान के सामने रख दी। उस पर लिखा हुआ था कि फ़लाँ ने, आसिफ ने $10 दिए, 100 रुपया दिया, अमजद ने 200 दिया, फ़लाँ ने 300 दिया, 100, 200, 300, उसके दोस्तों की सब पूरी लिस्ट थी उसने कहा। और एक जगह 3700 लिखे हुए थे। उसने कहा ये 3700 तुम्हें किसने दिए? राना अलमास ने बताया कि मेरे पास एक साइकिल थी, मुश्किल में थे, जलसे के लिए पैसे जुड़ नहीं रहे थे, तो मैंने साइकिल बेच दिया, ये 3700 उस साइकिल की जो पैसे मुझे मिले हैं ये वो लिखे हुए मैंने।
इमरान खान को उस बात ने स्ट्राइक किया कि इस नौजवान का जज्बा देखो कि इसकी कुल कायनात एक साइकिल थी 3700 रुपए की, इसने वो भी बेच दी मेरे जलसे के लिए। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अगर ये जज्बा है आप नौजवानों का तो यकीन माने पीटीआई कभी शिकस्त नहीं खाएगी और पीटीआई यकीनन इक़्तिदार में आएगी और हम इस मुल्क में बेहतरी लेके आएंगे। उसके बाद फिर 2009-10 की बात है, फिर 2014 में वहाँ इंतखाबी जलसा जब हुआ तो इमरान खान वहाँ गए और इमरान खान ने स्टेज पे इस राना अलमास साइकिल वाले को स्टेज पे बुलाया और बताया कि यहाँ पत्तों की में मेरा पहला जलसा इसने करवाया था और इसने 3700 रुपये की अपनी साइकिल बेची थी और कहा कि हम आपको नहीं भूलेंगे, और इमरान खान नहीं भूले। और मज़े की बात यह है कि अब इलेक्शन जब हो रहा है तो इमरान खान ने उसी राना अलमास, अब वो एडवोकेट हो चुका है, प्रैक्टिस करता है वहाँ पत्तोकी में भी और लाहौर में भी उसका प्रैक्टिस का सिलसिला है। अब उसी साइकिल वाले राना अलमास साइकिल वाले को इमरान खान ने टिकट दे दिया है, और जो लोग इलेक्शन राना अलमास के मुकाबले में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से लड़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई जब ज्वाइन की थी तो 2013-14 में इमरान खान ने वहाँ जलसा किया था और उस जलसे का सारा इंतजाम उस वक्त उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की थी और इमरान खान ने स्टेज पे बुला के कहा था कि ये राना अलमास है। आज वो राना अलमास साइकिल वाला है, स्टिल इमरान खान के साथ खड़ा है, एक आम आदमी है, एक आम वर्कर है, और इमरान खान ने उसे टिकट दे दिया है। लेकिन जो लोग 13-14 के जलसे में जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी, वो आज पीटीआई में मुश्किल वक्त आया तो वो पीटीआई को छोड़ के अपने मौसमी परिंदे साबित हुए हैं और वापस उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले गए हैं, और आज वो राना अलमास के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। और राना अलमास का कहना यह है कि जिस दिन से मुझे टिकट मिला है मैं वापस घर नहीं जा सका, क्योंकि लोग मुझे हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं एक जलसे से, एक कॉर्नर मीटिंग से निकलता हूँ, दूसरी में चला जाता हूँ, दूसरी से निकलता हूँ, तीसरे में निकलता हूँ, और मैं 8 फरवरी तक मेरी यही हालत होगी। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात आपसे शेयर करते चलें कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, जो तंजीमी सिलसिला होता है, वो बड़े जालिम लोग होते हैं। अब तक राना अलमास को 3-4 कॉल्स जा चुकी हैं पीटीआई के हेड ऑफिस से कि हुजूर आपने पार्टी फंड नहीं अभी तक दिया। वो शायद चंद लाख रुपए होता है, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ देती हैं, मुस्लिम लीग वाले भी देते हैं, मुस्लिम लीग वालों ने इस दफ़ा काफ़ी उससे पैसा कमाया भी है। कुछ पार्टीज़ का 3 लाख है, कुछ का 5 लाख है, कुछ का 10 लाख और कुछ 20-20 लाख रुपया लेते हैं टिकट होल्डर से कि ये पार्टी फ़ंड दें जी, क्योंकि पार्टी ने कैंपेन चलानी है और आपके लिए हम तशहीरी मुहिम करते हैं और सारा कुछ करते हैं। उसको 3 फ़ोन कॉल्स अब तक राना अलमास को जा चुकी हैं, और राना अलमास का कहना यह है कि मैं पार्टी का इलेक्शन लड़ूँ या मैं पार्टी फ़ंड दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमारी भी ख्वाहिश, हमारी भी दरख्वास्त है पीटीआई वाले की लीडरशिप के साथ और इमरान खान के साथ अगर बात पहुँच जाए, हजूर ये वही साइकिल वाला है जिसकी कुल कायनात 3700 रुपये थी और उसने वो बेच के आपका जलसा कराया था। आज अगर उसे आपने टिकट दे ही दिया है तो आप अपनी मैनेजमेंट को कहें कि उसे कॉल्स ना करें। वो कह रहा है मैंने कुछ दोस्तों से कहा है अगर दोस्तों ने उधार दे दिया तो मैं पार्टी फंड दे दूंगा, लेकिन उसके पास इस वक्त नहीं है। ये है असल उम्मीदवार जो एक आम आदमी है, एक आम आदमी। और ऐसे ही आम आदमी तमाम पॉलिटिकल पार्टी सामने आने चाहिए थे, लेकिन अभी तक और कहीं से कोई ऐसी स्टोरी नहीं मिली। अगर मिलेगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपसे बात करनी थी कि मफरूर होने की बिना पर इलेक्शन से रोका नहीं जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये बड़ा दिलचस्प फैसला दे दिया है उन्होंने। ये बेसिकली आप लोगों को, आम वोटर को गाइडलाइन दे दी है कि अगर एक बंदा मफरूर है और उसे इलेक्शन में हिस्सा लेने से नहीं रोका जा सकता, तो फिर जो उसके मुखालिफ उम्मीदवार के कन्विंसिंग करने के लिए आपके पास लोग आते हैं और आपको कहते हैं कि वोट हमें दें क्योंकि वो तो मफरूर है, वो तो भागा हुआ है, उसको वोट देने का क्या फ़ायदा। तो हुजूर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान भर के 12 करोड़ 60 लाख 70 लाख जितने भी अपने वोटर हैं उन सबको एक गाइडलाइन दे दी है कि कोई मफरूर है, रूपोश है, उसके इलेक्शन लड़ने में भी कोई रुकावट नहीं है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, बतौर उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। जब उस पर पाबंदी नहीं है तो आप पे उसे वोट डालने पे भी पाबंदी नहीं है। इसलिए आप किसी ऐसे झांसे में ना आए कि फ़लाँ बंदा तो रूपोश है, फ़लाँ तो भागा हुआ है, उसको वोट देना आपका ज़ाया हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। आप वोट दें और वो जीत गया तो वो असेंबली में बिल्कुल आएगा, और अगर असेंबली में वो खुद ना आया तो स्पीकर कौमी असेंबली जो उस वक्त के होंगे, जो भी होंगे, वो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे, वो असेंबली में आएगा, और उसके बाद वो अगर अरेस्ट भी हुआ, उसके खिलाफ केसेस भी चले, तो उसका स्टेटस आपके एक इंतखाबी मुंतखब नुमाइंदे का होगा, उसका स्टेटस डिफरेंट होगा। इस वक्त वो एक आम शहरी है, लेकिन जब वो आपके लाखों करोड़ों वोट लेके असेंबली में आपके नुमाइंदे के तौर पर पहुंच जाएगा तो उसका यकीनन स्टेचर डिफरेंट होगा, उसके हकूक डिफरेंट होंगे, और उसकी बात सुनी जाएगी और उसकी बात में वजन होगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। चंद घंटों बाद एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।